नमस्कार। मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के पिछले 3 वर्षों के अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न और उनके उत्तर शामिल किए गए हैं। आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्न उत्तर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो कीजिए अभ्यास इन प्रश्नों का महके हिंदी के साथ। आपकी कोई शंका या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। शुरुआत करते हैं वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के साथ। पहला सवाल है, मुद्रित माध्यमों में पढ़ी हुई कहानी की तुलना में दृश्य माध्यम पर देखी गई कहानी को लोग देर तक क्यों याद रखते हैं? तो इसका जवाब है कि मुद्रित माध्यमों में पढ़ी गई कहानी की तुलना में दृश्य माध्यम पर देखी गई कहानी को लोग देर तक याद रखते हैं, क्योंकि दृश्य माध्यम के द्वारा कहानी प्रस्तुति, पात्रों के भाव भंगिमा का संपूर्ण अभिनय दृश्यमान होता है। यह दृश्यों के माध्यम से दर्शकों के मानसिक पटल पर गहरी छाप छोड़ता है, जबकि मुद्रित माध्यम केवल अक्षरों के द्वारा ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला सवाल था, रेडियो नाटक की कहानी पूरी तरह एक्शन यानी क्रिया प्रधान क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि रेडियो नाटक की कहानी पूरी तरह एक्शन प्रधान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मंचन अदृश्य होता है, या ये भी कहा जा सकता है कि इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सुना ही जा सकता है। भाषा, संवाद, ध्वनि एवं संगीत का रेडियो नाटक में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला सवाल है, रटंत से क्या अभिप्राय है और ये बुरी लत क्यों है? तो इसका उत्तर है कि रटंत से अभिप्राय किसी विषय वस्तु को रट लेने की आदत से है। रटंत को बुरी लत कहा जाता है क्योंकि जिस विद्यार्थी अथवा व्यक्ति को ये लत लग जाती है, उसके भावों की मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, और इसके साथ साथ उसकी चिंतन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है और वह किसी विषय को अपने तरीके से सोचने की क्षमता को खो देता है। वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया अगला सवाल था, समाचार पत्र पत्रिका के संदर्भ में लेख से क्या अभिप्राय है और लेख लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में संपादकीय पृष्ठ पर यानी एडिटोरियल पेज पर कुछ लेख छपे होते हैं जो सामान्यतया समसामयिक घटनाओं पर यानी करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। उन्हें ही लेख और आलेख कहते हैं, और लेख लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे आलेख में सूचनाओं का होना अनिवार्य होता है जिसमें नवीनता एवं ताजगी हो, और दूसरा, विचारों में स्पष्टता और भाषा में सरलता, बोधगम्यता और रोचकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे है और ये साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन से कैसे अलग है? तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन, जिसे हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, और साहित्यिक लेखन और सृजनात्मक लेखन से इसकी भिन्नता इन रूपों में है। पहला, पत्रकारीय लेखन वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से संबंधित होता है, वहीं सृजनात्मक लेखन में लेखक कल्पना का भी सहारा ले लेता है। दूसरा, पत्रकारीय लेखन समसामयिक और वास्तविक घटनाओं पर तथ्य आधारित लेखन है, वहीं सृजनात्मक लेखन कल्पित घटनाओं पर आधारित होता है। और तीसरा, पत्रकारीय लेखन का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है, वहीं सृजनात्मक लेखन भाव, कल्पना एवं सौंदर्य प्रदान होता है। 2024 की परीक्षा में पूछा गया यह अंतिम प्रश्न है कि मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? बीट रिपोर्टर बनने के लिए एक पत्रकार में क्या योग्यता होनी चाहिए?
तो जवाब है कि संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा उनके ज्ञान एवं रुचि के आधार पर किया जाता है और मीडिया की भाषा में इसे ही बीट कहते हैं। बीट रिपोर्टर बनने के लिए उसे अपने बीट यानी क्षेत्र की छोटी बड़ी सभी जानकारी एकत्र कर विभिन्न स्रोतों द्वारा उसकी पुष्टि हासिल करनी होती है और तब उसकी खबर विश्वसनीय मानी जाती है। अब चलते हैं 2023 की परीक्षा की ओर। 2023 की परीक्षा में 3 सेट थे जिनमें अलग अलग प्रश्न थे। तो लीजिए पेश है सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, कहानी और नाटक में क्या क्या समानता होती है? तो कहानी और नाटक दोनों में ही कथा होती है जिसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। कहानी और नाटक दोनों का केंद्र बिंदु कथानक होता है। कहानी और नाटक दोनों में ही पात्र होते हैं। कहानी और नाटक के पात्रों के मध्य द्वंद्व होता है। कहानी और नाटक दोनों में एक उद्देश्य निहित होता है। कहानी का मंचन नहीं किया जाता जबकि नाटक का मंचन किया जाता है। कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत के आधार पर होती है जबकि नाटक दृश्यों में विभाजित होता है। अगला सवाल है कि रेडियो नाटक और सिनेमा में क्या भिन्नता होती है? सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। यही सबसे बड़ा अंतर है। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, श्रव्य यानी ऑडियो। इसीलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न भी है और थोड़ा मुश्किल भी। रेडियो नाटक में मंच सज्जा और वस्त्र सज्जा नहीं होती है और न ही अभिनेता के चेहरे की भावभंगिमाएं। रेडियो नाटक में एक कहानी होती है। कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत तक। बस ये सब आवाज के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, क्या नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की कोई तकनीक हो सकती है? इन्हें लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि हाँ, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन की तकनीक हो सकती है। भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और उस विचार की व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। परंपरागत विषयों को छोड़कर नए विषयों पर लिखने का अभ्यास किया जा सकता है। विचार प्रवाह में थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है और इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अगला सवाल है, संपादक के नामपत्र कॉलम से आप क्या समझते हैं? समाचार पत्रों में उसकी क्या उपयोगिता है? तो इसका जवाब है कि वे पत्र जो पाठकों द्वारा समाचार पत्रों के संपादकों को संबोधित करके लिखे जाते हैं और समाचार पत्र पत्रिका में संपादक के नाम कॉलम में प्रकाशित होते हैं। ये एक प्रकार से विचार विमर्श का खुला मंच होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति घटनाओं, परिस्थितियों, विचारों इत्यादि पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। जनमत को बनाने और प्रभावित करने का ये सशक्त माध्यम है। सार्वजनिक या व्यक्तिगत समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने का माध्यम भी है। 2023 की परीक्षा का अगला प्रश्न है, मीडिया जगत में दृश्य से क्या अभिप्राय है? टेलीविजन के लिए दृश्य के साथ लेखन करना क्यों आवश्यक है? उदाहरण सहित लिखिए। तो मीडिया जगत में दृश्य से अभिप्राय देखने से है, अर्थात टेलीविजन से है। अब संचार की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए तरह तरह के संचार माध्यमों का विकास कर लिया गया है। पहले निर्धारित समय पर और एक निश्चित समय के लिए समाचारों का प्रसारण हुआ करता था, लेकिन अब 24 घंटे देश दुनिया की खबरों का प्रसारण लगातार दूरदर्शन के चैनलों में चलते रहते हैं। टेलीविज़न के साथ लेखन इसलिए आवश्यक है कि टेलीविज़न पर विज्ञापन के जरिए वस्तु की अधिक जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, बाल विवाह के कुप्रभाव, नशे से समाज और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव इत्यादि सूचनाएं संचार माध्यमों के जरिए
प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट तेजी से लोकप्रिय क्यों हो रहा है? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इंटरनेट के द्वारा व्यक्ति कहीं भी कभी भी सूचना प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क नेटवर्क है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी डिवाइस की सहायता से यह आपस में जोड़ता है। इंटरनेट की लोकप्रियता के ये कारण हैं। पहला, इंटरनेट संचार का सबसे तीव्र गति का माध्यम है। दूसरा, इससे किसी भी विषय की तुरंत जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा इसमें सूचनाएं लगातार अपडेट होती रहती हैं। और अंतिम, इसके द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में संवाद करना संभव है। अगला सवाल है, पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत का अंतर करते हुए साक्षात्कारकर्ता के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका जवाब है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विषय पर आमने सामने की गई वार्तालाप को साक्षात्कार कहते हैं। इसमें एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली होती है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों या उसकी प्रतिक्रियाओं को लिखने की बजाय उसके समक्ष रहकर वार्तालाप करते हैं। लेकिन सामान्य बातचीत में ऐसा नहीं होता। सामान्य बातचीत में अनौपचारिक होकर वार्तालाप होती है। साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। और एक सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता यानी जो साक्षात्कार करता है उसके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसमें संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। अगला सवाल है, मुद्रित माध्यमों के लिए लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो मुद्रित माध्यम के लेखक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए ताकि वह प्रकाशन के बाद सामने न आए, उभर कर न आए। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए जो पाठक को आसानी से समझ आ सके। इसके अलावा विचारों में प्रवाहमयता और तारतम्यता होनी चाहिए और शैली भी रोचक होनी चाहिए। अगला सवाल है कि फीचर लेखन और समाचार लेखन की शैलियों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की तरह सपाट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को आलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। दुरूह यानी कठिन। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार लिखते समय रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता। 2023 की परीक्षा में पूछा गया ये अंतिम प्रश्न है कि संपादकीय लेख कौन लिखता है? समाचार पत्र पत्रिकाओं में इसका क्या महत्व है और इस लेखन के साथ किसी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिखा जाता? तो इसका जवाब है कि संपादक समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख एवं संपादकीय लिखता है। इस पृष्ठ पर संपादक का पूरा व्यक्तित्व झलकता है। वह युग बोध को जागृत करने वाले विचारों को प्रकट करता है। साथ ही इस विषय पर समाज के लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचता है। संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र की अंतरात्मा होती है, उसकी आवाज़ होती है। इस लेखन के साथ किसी का नाम इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, अपितु संपूर्ण समाचार पत्र की राय होता है। अब बारी है 2022 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की। तो उस साल पूछा गया पहला सवाल था, कहानी और नाटक में क्या अंतर है? दोनों के मूल तत्वों की समानता बताते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो इसका जवाब है कि नाटक हमेशा कहानी से जुड़ा होता है और दोनों में केंद्र बिंदु कथानक, एक कहानी तथा एक उद्देश्य निहित होता है। कहानी और नाटक में बहुत कुछ समानता होते हुए भी कुछ अंतर है। जैसे कहानी की संरचना छोटी तथा नाटक की बड़ी होती है। दूसरा, कहानी श्रव्य जबकि नाटक दृश्य साहित्य होता है। कहानी पढ़कर तथा नाटक अभिनय करके प्रस्तुत किया जाता है। कहानी किसी भी शैली में प्रस्तुत की जा सकती है जबकि नाटक संवाद शैली में ही होता है। अगला प्रश्न है कि कहानी के पात्रों को नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जा सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब है कि कहानी के पात्रों का नाट्य रूपांतरण करते समय आवश्यक है कि प्रत्येक पात्र के दृश्यों का कहानी से जुड़ाव हो एवं अनावश्यक हिस्से को निकाल दिया जाए, जिससे नाटक उबाऊ और लंबा न हो। नाटक को रोचक बनाने के लिए निर्देशक को पात्रों की भावभंगिमाएं तथा मनोभावों को प्रसंगों के अनुसार नाटक में प्रस्तुति देनी होती है। उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, अम्मा का हाथ जल जाना आदि का रूपांतरण संवेदात्मक तरीके से करके उसे प्रभावशाली बनाया गया। अगला सवाल है कि रेडियो नाटक के लिए किन 3 प्रमुख बातों पर विचार करना चाहिए और क्यों। तो इसका जवाब है कि रेडियो नाटक के लिए इन 3 मुख्य बातों पर विचार होना चाहिए। पहला है, कहानी एक घटना पर ही आधारित न हो। रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं होनी चाहिए जिससे श्रोताओं को कहानी सुनना उबाऊ न लगे। दूसरा, रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक की ही होनी चाहिए, क्योंकि सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि इतनी ही होती है। और तीसरा, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या 5 से 6 होनी चाहिए, क्योंकि श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। अधिक पात्रों के होने से नाटक समझने में श्रोता को कठिनाई होगी। अगला प्रश्न है 2022 की परीक्षा का, रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा और रंगमंच के लेखन से भिन्न कैसे है। तो इसका जवाब है कि रेडियो नाटक लिखते समय सुनने की क्रिया को ध्यान में रखा जाता है, जबकि सिनेमा और रंगमंच के लेखन को दृश्य के आधार पर लिखा जाता है। रेडियो नाटक में अभिनेताओं की भावभंगिमाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु सिनेमा और रंगमंच के लेखन में इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। रेडियो नाटक में सिनेमा व रंगमंच की भांति मंच सज्जा पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। 2022 की परीक्षा का अगला सवाल, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली कौन सी है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका जवाब है कि समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। ये कहानी लेखन की शैली के ठीक विपरीत है, जिसमें क्लाइमैक्स समाचार के आरंभ में ही दे दिया जाता है और फिर धीरे धीरे घटते क्रम में उन खबरों को आगे बढ़ाते हुए उसका अंत किया जाता है। अगला सवाल, विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है और इसकी भाषा शैली संबंधी विशेषताओं का आधार क्या होता है और क्यों। तो इसका जवाब है कि अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल जगत, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है और इसकी भाषा शैली समाचारों की भाषा शैली से अलग होती है। खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि बीट रिपोर्टर बनने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बीट रिपोर्टिंग अर्थात रिपोर्टर की किसी विशेष मुद्दे में रुचि होना, विशेष खबरें
बीट रिपोर्टर ही देते हैं। इन रिपोर्टर्स को काम उनकी रुचि के अनुसार ही मिलता है। इनका एक विशेष डेस्क होता है तथा इनको अपने क्षेत्र का गहन अध्ययन करना पड़ता है। बीट रिपोर्टर को अपने स्रोतों से शीघ्रता से संपर्क करना पड़ता है और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर उनको समय सीमा में लिखना होता है तथा सीमित समय के लिए कवर स्टोरी तैयार करने की योग्यता अर्जित करनी होती है। अगला सवाल है कि नए एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से आप क्या समझते हैं और ये एक चुनौती कैसे है? तो इसका जवाब है कि किसी नए विषय पर कम से कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। सामान्यतः लेखक को आत्मनिर्भर होकर विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए मौलिक प्रयास करना पड़ता है। तथ्यों के अभाव और संबंधित जानकारी न होने पर अतिरिक्त बौद्धिक और चिंतन शक्ति में वृद्धि के प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।